हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एम स्टडी। मैं केडी आपके लिए लेके आया हूँ एलएमआरसी का जो कि इस साल का पेपर उसका सल्यूशन के साथ। तो दोस्तों, जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। अगर आप टेलीग्राम पे मेरे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज है एलएमआरसी का जो कि इस साल 17 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन हम डिस्कशन शुरू करेंगे। चलते हैं आज का क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज कंसिडर्ड एज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें से कौन है? जो कि है आपका कोयल एनर्जी। ये वाला जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जो तीनों जो रह गया, एक है जियोथर्मल, विंड, सोलार, हाइड्रो, ये सब आ जाएगा आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। द टॉर्क व्हिच इज अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। ठीक है, तो यूजफुल वर्क के लिए कौन सा टॉर्क हम यूज करते हैं? हम दोस्तों यूज करते हैं शाफ्ट टॉर्क। ठीक है, आपके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ लोड इज dash the current and voltage are in simple phase, सेम फेज इन एसी। ठीक है, करंट एंड वोल्टेज, दोस्तों इधर मार्क करिए थोड़ा, करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज ऑफ इन एसी सप्लाई। मतलब अगर ये आपका वोल्टेज है तो सेम फेज में रहेगा ना, तो इसके ऊपर ही आपका इधर करंट रहेगा। तो दोस्तों, आपको डायग्राम थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, ये किसका है? ये एक रेजिस्टेंस का है। ठीक है, ये है आपका रेजिस्टेंस का जो कि ऑप्शन बी में है, प्योर ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो प्योर कैपेसिटेंस और प्योर इंडक्टेंस, इनों का कैसा होगा ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात करते हैं हमारा प्योर कैपेसिटेंस का। ठीक है दोस्तों, प्योर कैपेसिटेंस का आपका कुछ इस तरह का आएगा, ये वाला वोल्टेज, ये वाला करंट। ठीक है, ये इसके अंदर आएगा आपका 90 डिग्री फॉर्मेशन होगा इधर। ठीक है, तो करंट लीड द वोल्टेज, प्योर कैपेसिटेंस करंट लीड द वोल्टेज। अगर हम ये वाला कैपेसिटेंस का आएगा, अगर हम इंडक्टेंस की बात करेंगे तो ये कुछ तरह का ऐसा आएगा, ये वाला आपका वोल्टेज हो जाएगा, ये आपका करंट आ जाएगा, ये वाला आपका राइट एंगल फॉर्मेशन होगा। इधर क्या होगा? करंट लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, तो कैपेसिटेंस का क्या है? करंट लीड द वोल्टेज। इंडक्टेंस का क्या है? करंट लेग बिहाइंड द वोल्टेज। तो इन दोनों में जो एक है हमारा पावर कैलकुलेशन, P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा, तो दोस्तों थीटा के वैल्यू कौन है? 90 डिग्री। तो कॉस थीटा का वैल्यू कॉस 90, कॉस 90 इक्वल टू जीरो, आपको तो मालूम होगा। अगर कॉस 90 का वैल्यू जीरो हो रहा है तो दोस्तों ये जो पावर का वैल्यू ना एकदम से कैंसिल होगा, क्योंकि कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई बाई समथिंग इज जीरो। तो प्योर कैपेसिटेंस और प्योर इंडक्टेंस, इन दोनों में पावर जीरो होगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ क्रोमियम इफ 2.16 ग्राम ऑफ क्रोमियम इज लिबरेटेड by the passes of a current of 5 एम्पियर फॉर 1 आवर एंड द 20 मिनट। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला प्रॉब्लम को आप करने के लिए पहले तो आप ये जो आवर है इसको आप सेकंड पे कन्वर्सन करना होगा, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है इधर लिख लेता हूँ, एम इज इक्वल टू जेड आई टी। ठीक है, तो ये जो जेड है ये आपका है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो इधर जेड पूछा गया है, तो जेड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जेड इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय आई टी।
ये जो टाइम है ना दोस्तों, इसको हम ऑलवेज सेकंड पे ही लेते हैं, ठीक है। तो 1 आवर 20 मिनट, इसको अगर हम सेकंड पे कन्वर्सन कर लेंगे तो आपका टाइम आ जाएगा 4800, ठीक है। क्योंकि 1 आवर का तो 3600 और 20 मिनट का आ जाएगा आपका 1200, दोनों को मिला देंगे तो आपका 4800 आपका टाइम आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर लीजिए। एम का वैल्यू मास कितना दिया हुआ है 2.16, करंट कितना है आपका 5 एम्पियर इंटू टाइम लिख लीजिए 4800। दोस्तों इसको आप सॉल्यूशन करने के बाद आपका आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻5। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का यूनिट क्या है दोस्तों, ग्राम पर कूलम, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। हेनरी इज द यूनिट ऑफ, ये इलेक्ट्रिकल का यूनिट पूछा गया। हेनरी किसका यूनिट है? हेनरी है दोस्तों आपका इंडक्टेंस का, ये तो बता दें। हेनरी आपका इंडक्टेंस का। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। कंडक्टेंस का यूनिट क्या है? मो। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? फैराड, ठीक है, ये वाला। और जो कंडक्टेंस का यूनिट है उसको मो बोलते हैं और साइमन भी बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं आपके अगली क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेफ्ट हैंड मोस्ट बीट इन एनी बाइनरी नंबर, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, लेफ्ट हैंड मोस्ट बीट ऑफ एनी बाइनरी नंबर जो है उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड बीट एनी बाइनरी नंबर को हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर क्वेश्चन पे आपका आएगा राइट हैंड मोस्ट बिट इन एनी बाइनरी नंबर को हम क्या बोलते हैं? हम इसको लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो ये अगर क्वेश्चन पे इज राइट हैंड मोस्ट बिट डाला जाएगा तो आपका आंसर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थिंग मेथड, इनमें से कौन सा आपका अर्थिंग मेथड पे नहीं जाता है? नॉट एन अर्थिंग मेथड। तो दोस्तों आंसर आपको लिखा हुआ है इधर अर्थिंग थ्रू द रोप। दोस्तों सही है आंसर लिखा हुआ है। रोप के थ्रू से कौन सा अर्थिंग होता है मेरे भाई? तो रोप के थ्रू से अर्थिंग होने का कोई ही मतलब नहीं है। तो आपका आंसर आपका आ जाएगा अर्थिंग थ्रू द रोप। तो चलते हैं अगले मतलब ऑप्शन की ओर से। तो प्लेट अर्थिंग, ठीक है। तो प्लेट अर्थिंग क्या है? डीएमआरसी वाला सेशन में मैं आपको बताया हुआ था। प्लेट अर्थिंग जो है उसका प्लेट का जो है 60x60x6.3 ये वाला हो है उसका थिकनेस। 6.3 किसके लिए आएगा दोस्तों? ये आएगा आपका जीआई प्लेट के लिए, ठीक है। जीआई प्लेट क्या आएगा 6.3। और ये वाला थिकनेस अगर आपका आ जाएगा 3.15, ठीक है, ये आपका आ जाएगा कॉपर प्लेट का ऊपर, ठीक है। तो जीआई के लिए आपका आएगा 6.3, कॉपर का लिए आएगा आपका 3.5, ठीक है। मेट्रो वाले सीजन को जो पहला वाला सीजन पे जो दिया हुआ था आपका, उधर आपका 3.18 है, ठीक है। इसमें दोस्तों आप कन्फ्यूजन का कोई ज़रूरत नहीं है। 3.1518 आसपास ही है, वो थोड़ा वेरी करता है बुक की ओर से, ठीक है। तो देखने जाए तो प्लेट अर्थिंग हमारा कहाँ यूज होता है? प्लेट अर्थिंग हमारा जनरली कहाँ यूज होता है? जनरेटिंग स्टेशन, सब स्टेशन, जो इधर आपका प्लेट अर्थिंग होना ज़रूरी है। और आपके उसके बाद आएगा रोड अर्थिंग, ठीक है। दोस्तों जो रोड अर्थिंग है, रोड अर्थिंग में भी दो तरह का यूज होता है। एक होता है जीआई रोड और एक होता है कॉपर रोड, ठीक है। जीआई रोड का आपका जो डायमीटर है वो आपका आएगा 16 mm, ठीक है। जीआई रोड का आपका आएगा 16 mm। कॉपर का आएगा आपका 12.5 mm डायमीटर में आपका कॉपर आ जाएगा, ठीक है। कॉपर का आपका 12.5 mm में आ जाएगा।
और कॉपर अर्थिंग, जो रॉड अर्थिंग दोस्तों, तो कहाँ यूज होता है? जनरली आप घर में यूज कर सकते हैं। पाइप अर्थिंग वो भी डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। पर जो दोस्तों प्लेट अर्थिंग है ना, वो जनरेटिंग स्टेशन पे ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो आपको तो अर्थिंग पता होगा, ये भी पता होना चाहिए कि अर्थिंग अर्थिंग कितने तरह का है। अर्थिंग है वो दोस्तों दो तरह का है, एक है सिस्टम अर्थिंग और एक है इक्विपमेंट अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग वो वाला जनरेटिंग स्टेशन में यूज होता है। इक्विपमेंट अर्थिंग वो ह्यूमन लाइफ पे को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए आपका इक्विपमेंट अर्थिंग होता है। आप चाहे इक्विपमेंट अर्थिंग पे बहुत सारे आप ले सकते हैं। इक्विपमेंट अर्थिंग मतलब जितना भी आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को सेफ्टी देने हो, या आपका घर में डोमेस्टिक पर्पज में जो सेफ्टी देते हैं अर्थिंग के लिए, वो आपका इक्विपमेंट को सेफ्टी देने के लिए इक्विपमेंट अर्थिंग आप यूज कर सकते हैं। कोई अगले क्वेश्चन पर, इन एन एसी सिस्टम द ऑर्डर ऑफ फेज कनेक्शन विल बी। दोस्तों 3 फेज एसी सिस्टम में आपको पता होगा आर वाई बी इस तरह का सीक्वेंस से आप यूज करते हैं। तो आर फॉर रेड, वाई फॉर येलो, बी फॉर ब्लू। तो फेज सीक्वेंस आपका ऐसा ही रहना चाहिए। क्वेश्चन पे यही दिया गया है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। Which of the following define the advantage of AC transmission line as compare with DC transmission line? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पे आपका AC ट्रांसमिशन लाइन का एक ऐसा एडवांटेज है आज कंपेयर टू DC ट्रांसमिशन लाइन के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन को पहले पढ़ लेते। नो स्किन इफेक्ट इन DC ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों ये वाला सही बोला गया, बट ये वाला DC का एडवांटेज में जाता है। DC ट्रांसमिशन सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो है DC ट्रांसमिशन का लॉसेस के बारे में बताया है। DC ट्रांसमिशन का लॉसेस मतलब AC ट्रांसमिशन का वो वाला एडवांटेज है। ठीक है, DC ट्रांसमिशन सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। ठीक है, ऑप्शन सी पे आएगा। DC सिस्टम मोर एफिशिएंट देन AC सिस्टम। दोस्तों ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे बहुत तरह से आता है ये। DC सिस्टम हैज़ मोर एफिशिएंट देन AC सिस्टम। तो DC सिस्टम होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट रहता है AC के हिसाब से, क्योंकि AC में आपका बहुत सारे लसेस है। आपका स्किन इफेक्ट जो लसेस है उसका जो कैपेसिटेंस है इसके हिसाब से भी नो लोड में उधर उधर लसेस होता है। ठीक है, तो लसेस अगर एफिशिएंट के हिसाब से देखोगे तो DC आपका AC से बेहतर होगा। DC सिस्टम हैज़ इंडक्टेंस इन लाइन, नो इंडक्टेंस इन लाइन। दोस्तों DC सिस्टम में इंडक्टेंस का चांस ही नहीं है। DC सिस्टम मतलब उधर रेजिस्टेंस आएगा अपोजिशन के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। ए डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस्ड 3 फेज लोड इज सप्लाइड फ्रॉम ए 3 फेज फॉर वोल्टेज सप्लाई। द लाइन करंट इज 20 एम्पियर and the power taken by the load is 10,000 watt। ठीक है, फाइंड द इम्पेडेंस ऑफ द ईच ब्रांच। दोस्तों ये वाला प्रॉब्लम में आपको इम्पेडेंस पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा DC में रेजिस्टेंस है, AC में इम्पेडेंस है। तो सिंपली अगर हम देखने जाए तो एक फार्मूला है रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, R = V/I। ठीक है, ये वाला आपका DC के केस में होगा। अगर आप AC का केस में आएंगे तो ये वाला आ जाएगा Z, मतलब इम्पीडेंस = V/I। हम इधर आपका जो लाइन वोल्टेज दिया हुआ है उसको आपको कन्वर्सन करना पड़ेगा फेज वोल्टेज को। तो लाइन वोल्टेज VL = √3 VP। ठीक है, VL = √3 VP। तो आपको इधर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। √3 इज मल्टीप्लाइड बाय 4000। तो √3 इज मल्टीप्लाइड बाय 4000 तो आपका आ जाएगा 692.82। आपका इस तरह से आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये वाला पुट कर लीजिए। Z = V का वैल्यू है
692.82 डिवाइड बाय लाइन करंट, और फेज करंट इधर सेम रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला आपका आएगा 20। इसको सॉल्यूशन करने के बाद आपका कुछ इस तरह का आ जाएगा। आपका इसको सॉल्यूशन करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा 34.64। ठीक है, 34.64 जो कि आपका आंसर बी में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन थोड़ी पहले हम डिस्कशन करके आए हुए हैं। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम आर डैश एफिशिएंट देन द डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। आसानी से आप बता सकते हैं कि एसी ट्रांसमिशन सिस्टम जो है लेस एफिशिएंट देन डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। क्यों, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि आपका जो एसी ट्रांसमिशन है, एसी पे आपका स्किन इफेक्ट होता है। क्या है? स्किन इफेक्ट। एसी में आपका स्किन इफेक्ट होता है। ठीक है, स्किन इफेक्ट के लिए आपका ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस होता है, जो कि आपका एक डिसएडवांटेज है। और एसी में आपका कैपेसिटेंस रहता है। वो दो जो कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन पर गया होगा उसका अंदर एक एयर डायरेक्टली इंसुलेटर होके उधर कैपेसिटेंस फॉर्मेशन करता है वो। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड में अगर नो लोड है तो नो लोड पे भी उधर पावर लॉस कंटिन्यू रहता है। ये वाला भी एक एडवांटेज है, मतलब डिसएडवांटेज है एसी में। ठीक है, इसलिए एसी ट्रांसमिशन सिस्टम आर लेस एफिशिएंट रहता है डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम से। ठीक है, इसके साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। रेसिप्रोकल ऑफ पावर फैक्टर इज कॉल्ड। पावर फैक्टर का रेसिप्रोकल क्या है? दोस्तों पावर फैक्टर जो है इसका रेसिप्रोकल आपका ये वाला आ जाएगा क्यू फैक्टर। इसको थोड़ा एलाबोरेट कर लेंगे। ठीक है, जो पावर फैक्टर है पी एफ, पावर फैक्टर हम क्या बोलते हैं? कॉस पाई। ठीक है, कॉस पाई और कॉस पाई इसको आर बाई जेड और आपका वाट पर वोल्ट एम्पियर इसको बोलते हैं। अगर हम क्यू फैक्टर लेंगे, क्यू फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्यू फैक्टर में क्या आएगा? जो कॉस पाई है दोस्तों ये वाला आ जाएगा आपका 1/cos पाई। ठीक है, ये जो वाला जो आएगा आर बाई जेड है, ये वाला आपका आर बाई जेड है, ये आपका आ जाएगा Z/R। ये वाला है आपका वाट पर वोल्ट एम्पियर, ये आपका आ जाएगा वोल्ट एम्पियर पर वाट। ठीक है, इस तरह से आपका क्वालिटी फैक्टर में आ जाएगा। दोस्तों इसके साथ चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर इज मोर सुइटेबल फॉर क्रेन टू डेवलप हाई टॉर्क? दोस्तों आपको पता ही होगा जो डीसी मोटर, कौन सा डीसी मोटर जो ऐसा है जो कि हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पहले तो आपका आंसर आ जाए वो है सीरीज मोटर। सीरीज मोटर जो है दोस्तों वो आपका हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो ये वाला सीरीज मोटर क्रेन पे यूज होता है। ठीक है, तो और कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं सीरीज मोटर का। सीरीज मोटर का और जो एप्लीकेशन है वो पहले तो आएगा आपका क्रेन। ठीक है, उसके बाद उसका आ जाएगा आपका होएस्ट आज का आ जाए आप, और एक आपका है लोकोमोटिव। ये वाला इंपॉर्टेंट है, लोकोमोटिव ज़्यादातर कुछ बहुत बार आ चुका है एग्जाम्पल। लोकोमोटिव में कौन सा मोटर यूज होता है? दोस्तों लोकोमोटिव का आपका सीरीज मोटर यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम सौंड का। उस तरह से सौंड का आपका कौन सा एप्लीकेशन होता है? दोस्तों सौंड का मतलब उधर आपका कांस्टेंट स्पीड रहना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन कौन है? लेथ्स और आपका आ जाएगा फैन, आपका आ जाएगा मशीन टूल, और दोस्तों आपका आ जाएगा प्रिंटिंग प्रेस
और आपका आ जाएगा एक रेसिप्रोकेटिंग बॉन्ड, ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पे एग्जाम पे भी आ चुका है ये वाला। रेसिप्रोकेटिंग बॉन्ड में कौन सा मटर आपका यूज होता है, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल और क्यूमुलेटिव में, क्यूमुलेटिव कंपाउंड में आपका आ जाएगा, क्यूमुलेटिव में आपका आ जाएगा शेयर पंचेस, कुछ इस तरह का आपका आ जाएगा। क्यूमुलेटिव कंपाउंड के अंदर आपका आ जाएगा शेयर पंचेस, शेयर पंचेस, एलिवेटर, एलिवेटर और रूलिंग मिल, और रूलिंग मिल, ये सब आपका आ जाएगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड के अंदर। तो दोस्तों उसके साथ चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। Which point is not to be taken into account for determining the size of conductor, ठीक है। इनमें से आपका कौन सा एक पॉइंट है जिसको हम नहीं लेते, साइज ऑफ द कंडक्टर डिटरमाइन करने के लिए हम इसको नहीं लेते, तो है क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन। दोस्तों ये वाला जो आपको दिया गया है क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन, ये क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन हम किस लिए लेते हैं, उसको हमका केबल का वोल्टेज रेंज देख के उसको इंसुलेशन हमका लिया जाता है, क्योंकि इंसुलेटर का जो है उधर इंसुलेशन का जो यूनिट है उसका आपका केवी पर एमएम में आएगा, ठीक है। तो कितना वोल्टेज है आपका ये देख के हम उसका इंसुलेशन चूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। Which type of cable is best for electric iron, heater and soldering, ठीक है। कौन सा एक केबल का टाइप है जो आपका यूज हो सकता है इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर और सोल्डरिंग में यूज हो सकता है। दोस्तों ये वाला जो है आपका वोल्केनाइज इंडियन नंबर मतलब VIR, ये वाला दोस्तों आपका यूज होता है इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर एंड सोल्डरिंग आयरन पे, ये वाला आपका यूज होता है। तो ऑप्शन को थोड़ा चलते हैं। आपका पहला वाला ऑप्शन है केप टायर सीथेड, CTS केबल, ठीक है दोस्तों। तो CTS केबल कहाँ यूज होता है, जो CTS केबल है दोस्तों ये वाला, ये आपका डैम्प्ड प्लेस में यूज होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पर ह्यूमिडिटी आपका ज़्यादा होगा उस तरह से जगह में ये वाला यूज होता है, डैम्प्ड प्लेस में ये यूज होता है। और आपका आ जाएगा PVC, पहली बात तो ये है आपका जो PVC है ये वाला वाटर प्रूफ है, आपका PVC दोस्तों वाटर प्रूफ है। और कहाँ यूज होता है, वो ज़्यादातर अंडरग्राउंड अर्थिंग अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए यूज करते हैं हम PVC केबल, ठीक है। और अब जो PVC है ना दोस्तों, PVC ये वाला पेट्रोल में सेल्यूबल है, PVC जो है वो पेट्रोल में सेल्यूबल है, ठीक है। और लीड सीथेड केबल कहाँ यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए आपका लीड सीथेड केबल यूज होता है। मतलब कम्युनिकेशन मतलब आपका कंप्यूटर, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, ये सब जो है आपका कम्युनिकेशन के लिए आपको लीड सीथेड केबल उधर आप यूज कर सकते हैं। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। द वैल्यू ऑफ पीक फैक्टर फॉर ए साइनसोइडल AC, दोस्तों ये वाला जो वैल्यू है आपका पीक फैक्टर का वैल्यू 1.41 पर, ठीक है। ये वाला जो वैल्यू है आपका पीक फैक्टर का वैल्यू है 1.41 पर। और पीक फैक्टर को जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए आपको कौन सा वैल्यू रिक्वायरमेंट है, पीक फैक्टर के लिए आपको पहले चाहिए पीक वैल्यू बाय RMS वैल्यू, ठीक है। पीक वैल्यू बाय RMS वैल्यू करने से आपका पीक फैक्टर फाइंड आउट होगा। और पीक फैक्टर का वैल्यू कितना है 1.41 पर। दोस्तों इस तरह सा आपका अगर
फॉर्म फैक्टर का आएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों फॉर्म फैक्टर का कैसे निकालेंगे? फॉर्म फैक्टर है आपका दोस्तों आरएमएस बाय एवरेज, ठीक है। फॉर्म फैक्टर का है आरएमएस बाय एवरेज। आरएमएस का कितना है? आरएमएस का वैल्यू कितना है? 0.707 और एवरेज का आएगा दोस्तों 0.637। तो इसको कैलकुलेशन करने के फॉर्म फैक्टर आपका आ जाएगा 1.11। ये वाला आपका फॉर्म फैक्टर का वैल्यू जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, ठीक है। इसके साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का यूनिट क्या है? पहले तो मैं ये बता देता हूँ। इसके पहले हम एक प्रॉब्लम करके गए इस ओर से। M इज इक्वल टू ZIT। दोस्तों ये वाला जो Z है ना, ये वाला इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, जिसका यूनिट में उधर बता के आया हूँ ग्राम पर कूलम, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन है आपका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का रेंज कितना होना चाहिए दोस्तों? 11/0.4 kV, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड को अगर लेके चलेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का रेंज आएगा आपका 11/0.4 kV। उसके साथ दोस्तों चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। एस्टिमेट व्हिच ग्रुप इज यूज्ड एज डोपिंग फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। दोस्तों पहले भी जो DMRC का सेशन में मैं बता के आया हूँ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, इधर बता देता हूँ थोड़ा। जो दोस्तों पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप, ये वाला पी टाइप, ये वाला एन टाइप। पी में आपका यूज होता है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ये दोस्तों आपका पी टाइप में यूज होता है। और एन टाइप में जो यूज होता है, इसमें हम यूज करते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। एन टाइप में हम यूज करता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और पी टाइप में हम यूज करते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। दोस्तों जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है ना, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब आउटर मोस्ट सेल में आपका 3 इलेक्ट्रॉन रहना जरूरी है। तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से दोस्तों ग्रुप 3 में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। ये वाला अगर क्वेश्चन पी टाइप का ना क्या आया होगा एन टाइप में, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मतलब आउटर मोस्ट में आपका 5 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। उसका मतलब जो ग्रुप भी उसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों इसके साथ आज का सेशन इधर समाप्त करते हैं। तो अगर इस वीडियो में कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, मैं उसका सलूशन ज़रूर दूंगा। और कुछ तरह के अपडेट आपको अगर चाहिए मेरे वीडियो के बारे में, वो भी आप कमेंट सेक्शन पे मुझको बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो उसके साथ अगला सेशन पे मिलते हैं, बाय।